हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आर्बिट्रेशन क्या होता है और कॉन्सिलिएशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आखिर ऐसी प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश में। सबसे पहले इसे समझते हैं। तो देखिए, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे जुडिशियरी सिस्टम पर लोड भी काफी ज्यादा था। अभी वर्तमान समय की बात करें तो हमारे सिर्फ देश में 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें 4.1 करोड़ केसेस लोअर कोर्ट में, 57 लाख केसेस हाई कोर्ट में, वहीं 70,000 केसेस अकेले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब इससे होता क्या था, समझिए समस्या क्या आती थी। तो देखिए, अब की कोई भी इंटरनेशनल बॉडी है वो ट्रेड करने आई इंडिया में, और अगर उसे डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ा तो केसेस पेंडिंग होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। या फिर दूसरी बात कि अगर देश में डेवलपमेंट ग्रोथ का काम हो रहा है, कोई भी बिजनेसेस का काम हो रहा है, तो उसे भी रिजॉल्व करने में काफी समय लगता था, जिसके कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता था और प्रोसेस आगे नहीं हो पाता था। और दूसरी बात कि कोई भी इन्वेस्टर्स इंडिया आने में डरता था, क्योंकि केस कोर्ट कचहरी का समय बहुत ज्यादा लंबा होता था। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख सिर्फ मिलता था। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन लेकर आए। तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में के बारे में तो हमारे संविधान के 51 में चर्चा की गई है। उसी समय ऐसा प्रणाली अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के बारे में चर्चा कर दी गई थी आजादी जब हमारा संविधान बना था तब भी। लेकिन डोमेस्टिक में इसकी चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन हम लोगों ने इसे डोमेस्टिक लेवल पर भी ले आया। तो अब समझते हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन आखिर होता क्या है। तो इट इज अ मींस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो देखिए, ये जो मेथड है वो ये जो मेथड है, इसमें इसे के आ जाने से हम लोगों को कोर्ट जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग कोर्ट जाने के पहले ही मैटर को डिसॉल्व कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, तो इसके 4 प्रोसेस बताए गए हैं: नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन। तो जो हम लोग के सिलेबस में प्रिस्क्राइब है वो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन ही है। ये दोनों पर तो अलग से एक एक्ट भी बन गया है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, जिसे कि फिर 2015 में अमेंड किया गया और फिर 2021 में मोदी सरकार ने इसे दोबारा से अमेंड किया। तो अब समझते हैं कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। तो देखिए, जो आर्बिट्रेशन का जो मॉडल है वो हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन से लाया है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में भी ऐसा आर्बिट्रेशन जैसा एक प्रणाली व्यवस्था की गई है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई डिस्प्यूट्स होगा तो वहां से यूनाइटेड नेशन जाके देश सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच डिस्प्यूट्स रिजॉल्व बिटवीन द पार्टीज बाय अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट थर्ड बॉडी। तो देखिए, जब भी डिस्प्यूट्स होगा दो पार्टी के बीच में ही होगा, तो दो पार्टीज के डिस्प्यूट्स को डिसॉल्व करने के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई, जिसे हम लोग आर्बिट्रेशन कहते हैं। कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है। कोर्ट जाने से पहले ये सब आर्बिट्रेशन जो बॉडी बनाई गई है वहां पर जाएंगे अपने अपने मैटर को लेकर, और आर्बिट्रेटर इज इम्पार्शियल। और देखिए, जो मैटर को डिसॉल्व करेगा, जैसे कोर्ट में जज होता है, यहाँ आर्बिट्रेटर होगा। कोर्ट में मैटर जजमेंट जो देगा वो जज होगा, यहाँ आर्बिट्रेटर होगा। अब समझिए, और जो आर्बिट्रेटर होगा वो इम्पार्शियल और न्यूट्रल पर्सन होगा। मतलब कि उधर से भी एक्सपोज नहीं होगा, पटिशनर से भी एक्सपोज नहीं होगा और रिस्पोंडेंट से भी एक्सपोज नहीं होगा। मतलब कि किसी का फेवर, किसी का आदमी नहीं रहेगा, किसी का फेवर नहीं लेगा, न्यूट्रल होगा और इम्पार्शियल होगा। और अगर उसका ऐसे किसी भी पार्टी से आइदर रिस्पोंडेंट और या पटिशनर किसी से भी अगर उसका संबंध होगा तो इसके बारे में जानकारी वो पहले ही कोर्ट में दे देगा कि मेरा इनसे संबंध है, या फिर ऐसे हम इनसे पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली एक्सपोज्ड पर्सन है। अब समझते हैं कि जो आर्बिट्रेटर होगा वो हैज पावर टू इन्फोर्स हिज डिसीजन। मतलब कि जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा वो कोर्ट द्वारा लागू किया जा सकता है, या फिर वो वैलिड होगा। उसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका मन हुआ तो माने और नहीं मन हुआ तो आपने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो वैलिड डिसीजन होगा और वही जजमेंट जो होगा वो, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जजमेंट के खिलाफ आप फर्दर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर जजमेंट दे दिया तो वो जजमेंट वैलिड जजमेंट होगा। द डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। तो देखिए, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है इसे समझिए।
तो जो जजमेंट आया वहां से कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो उस जजमेंट को ही आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। एक टर्म दिया गया आर्बिट्रल अवार्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रर्स। तो अपॉइंटमेंट जो होगा जज का, आर्बिट्रेशन के जज का, जिसे आर्बिट्रेटर भी कहते हैं, तो वो आइदर सुप्रीम कोर्ट से होगा नहीं तो हाई कोर्ट से होगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पर मैटर को रिजॉल्व करना है तो उसके अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट करेगा, और अगर डोमेस्टिक लेवल पर रिजॉल्व करना है मैटर को तो उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा। नो लॉयर्स रिक्वायर्ड। तो देखिए इसमें जो इस प्रणाली में कोई भी वकील का जरूरत नहीं रहता है। आप खुद अपनी दलील रखेंगे, और जो आपके विरोधी होंगे या फिर जो सेकंड पार्टी होगा वो दलील अपना खुद रखेगा। कोई भी लॉयर का इसमें जरूरत नहीं होता, इसलिए इसे मनी सेविंग भी कहा जाता है, और टाइम सेविंग तो है ही, क्योंकि डायरेक्ट आर्बिट्रेशन के पास जाइए, वो मैटर रिजॉल्व कर देगा। केस पेंडिंग जैसा कोई भी समस्या यहाँ नहीं है। आप समझते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होता है। अब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को समझिए। तो अगर पटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों इंडिया के हैं, और फिर जो ये घटना हुई है वो इंडिया के जमीन से रिलेटेड है, इंडिया में ही रिलेटेड है, तो उसे हम लोग डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहेंगे। और फिर सेकेंड है फॉरेन आर्बिट्रेशन। तो फॉरेन आर्बिट्रेशन को समझिए कि अगर आइदर रिस्पोंडेंट और पटिशनर, अगर दोनों में से कोई एक फॉरेन का है, इंडिया का नहीं है, या फिर ये घटना इंडिया के जमीन से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए फॉरेन आर्बिट्रेशन के तहत फॉरेन आर्बिट्रल बनाई जाएगी, और ये सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, और इस मामले में हाई कोर्ट बनाएगा। अब एड होक आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो देखिए जब आर्बिट्रेटर्स की नियुक्ति जो होगा रिस्पोंडेंट और पटिशनर आपसी सहमति से कर लेंगे, कि वो भी सहमत है कि हाँ इस आदमी को बनाया जाए जज, मैं भी सहमत रहूंगा, आप भी सहमत रहिए। इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट नहीं होगा जज का नियुक्ति में। दोनों कोई आपसी सहमति से एक आदमी बना लेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे एड होक आर्बिट्रेशन। और स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, तो देखिए जब इसमें कोर्ट कचहरी का मामला आ जाएगा, लॉ का मामला आ जाएगा, पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया उसे हम लोग स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ होगा तो उसे हम लोग स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन कहते हैं। अब कॉन्सिलिएशन के बारे में समझते हैं कि कॉन्सिलिएशन क्या होता है। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच डिस्प्यूट्स रिजॉल्व बिटवीन द पार्टीज बाय अपॉइंटिंग ए कॉन्सिलिएटर। तो देखिए यहाँ जो जज होंगे जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे उन्हें कॉन्सिलिएटर कहेंगे कॉन्सिलिएशन में, और यहाँ आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर कहेंगे। अब समझते हैं कि पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो देखिए कॉन्सिलिएटर का जो जजमेंट होगा उसे पार्टी चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। दो इसमें ऑप्शन रहेगा। आपको यहाँ आर्बिट्रेशन में ऑप्शन नहीं था, वो इनफोर्सिएबल बाय लॉ था, ये इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। और दूसरी बात कि इसमें कॉन्सिलिएशन में आपको दोनों पार्टीज को आपसी सहमति से जो कॉन्सिलिएटर रहेंगे वो कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मतलब कि हल निकाला जाए मामले के जिसमें दोनों राजी हो जाए। ये नहीं कि वो जज जैसा किसी के अगेंस्ट में फैसला दे देंगे। आर्बिट्रेशन में ऐसा था कि आइदर तो किसी के अगेंस्ट में फैसला देंगे या किसी के ए पर्सन के अगेंस्ट में या फिर बी पर्सन के अगेंस्ट में देंगे। यहाँ कोशिश किया जाता है कि आपसे एक ऐसा हल निकाला जाए जिसमें दोनों कोई राजी हो जाए, पार्टी ए भी और पार्टी बी भी। मध्यस्थता कैसे, घर में आप दोनों भाई, मान लो कि आप दो भाई हैं तो लड़ाई कर लेते हैं, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी कोशिश करती है दोनों में सुलह करवाने का, वही कॉन्सिलिएटर भी करेगा कि दोनों में सुलह करवाने का। या फिर घर में पति पत्नी लड़ाई कर लेते हैं तो फिर एगो बिचवान आता है ना, तो वो सुलह करवाता है, वैसे ही कॉन्सिलिएटर भी सुलह करवाने का प्रयास करेंगे। लेस फॉर्मल फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन, तो देखिए लेस फॉर्मल होगा, कम, इसका कम पावर हल्का होता है। अब देखिए जो 1996 में ये जो आया रेजोल्यूशन, और तो इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहले तो एम और ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर फिर से हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। तो इंश्योर रेगुलेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो देखिए आर्बिट्रेशन इंश्योर करेगा ये कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन होगा उसको रेगुलेट करने का काम जो करेगा वो एक्ट करेगा 1996 का। लेकिन अब लिखिएगा इसे 2021, क्योंकि इसे 2015 के बाद 2021 में फिर अमेंडमेंट कर दिया गया। मिनिमाइज कोर्ट इन्वॉल्वमेंट, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि
कि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता, कोशिश कर लिया जाता है कि कोर्ट के पहले ही मैटर को रिजॉल्व कर लिया जाए। सेव मनी एंड टाइम, तो चूंकि वकील होगा नहीं तो मनी भी बचेगा और टाइम तो बचेगा ही, डेट पर डेट में होगा नहीं। रीच आउट म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो देखिए आर्बिट्रेशन या फिर कॉन्सिलिएशन, ये सब का कोशिश होता है कि एक म्यूचुअल कंसेंट पर पहले पहुंचा जाए, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो कॉन्सिलिएशन में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन फैसला किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट में दे सकता है, लेकिन कॉन्सिलिएशन में ऐसा नहीं होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक को लेकर समझेंगे। धन्यवाद।